एवरीवन, लास्ट कुछ वीडियोस में हम SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल में पढ़ रहे थे। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने इसके लिए टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया था और उसके बाद हम इसकी एनर्जीज़ का एनालिसिस कर रहे थे। एनर्जीज़ के अंदर हमने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को समझा था और उसे समझते हुए पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने इसका एक फॉर्मूला डेरिवेट किया था। उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू को भी क्या किया था, कैलकुलेट कर लिया था। हमने ये देखा था कि एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, 0 से t यानी पूरे साइकिल में एनर्जी का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल टाइम पीरियड। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट किया था, जो कि हमारे पास आई थी m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर। आज के वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले समझेंगे, उसे कैलकुलेट करके फिर उसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, है ना, बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन यानी कि उसकी गति की वजह से जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के पास होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके होंगे स्मॉलर क्लासेस में भी और आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। और आप जानते हैं कि v जो होती है वेलोसिटी, वो क्या होती है, dx अपॉन dt, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। अब इस x की वैल्यू को हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया था, ये था डिस्प्लेसमेंट, और इसकी वैल्यू क्या निकल करके आई थी, a साइन ओमेगा नॉट t प्लस फाई। तो इसको यूज़ करके हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी अगर मैं निकालूँ तो यहाँ बनेगा a साइन ओमेगा नॉट t प्लस फाई। इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, है ना, और उसके बाद थीटा के साथ वाली टर्म जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर के पीछे लग जाएगी। तो फाई का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है और t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। तो हमें v की वैल्यू मिलेगी a ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट t प्लस फाई। ये वैल्यू हम इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी हाफ m v की जगह पर होगा a ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट t प्लस फाई। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 a स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस फाई। ये किसकी वैल्यू मिली है हमें, काइनेटिक एनर्जी की। लास्ट वीडियो में हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को भी ऐसे ही कैलकुलेट किया था, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि हमने m अपॉन k को ओमेगा नॉट स्क्वायर माना था। जब हमने ये इक्वेशन निकाली थी, यहाँ पर जब ये इक्वेशन निकाली थी तो हमने k अपॉन m को ओमेगा नॉट स्क्वायर माना था। तो यहाँ से हमें m ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती है, k। तो इस इक्वेशन में भी जो हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की है, यहाँ पर भी m ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, k लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप इसे काइनेटिक एनर्जी के ई लिखिए ताकि दो टाइप के k में कन्फ्यूजन ना हो। तो काइनेटिक एनर्जी में मुझे क्या मिलेगा, 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस फाई। ये क्या हो गई, हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया हमें, ठीक है। ये है हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब हम निकालेंगे इसकी एवरेज वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा, हम देख चुके हैं कि एवरेज वैल्यू जो है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरे साइकिल के लिए एनर्जी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पर टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें ये मिली है 1/2 k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस फाई। तो यहाँ मिलेगा 0 से t, 1/t को बाहर ले लेते हैं, t जो है वो कॉन्स्टेंट है टाइम पीरियड पूरे साइकिल का। यहाँ मिलेगा 1/2 k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस फाई इंटू dt। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर 1/2
1/2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है। a होता है हमारा एम्पलीट्यूड, है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, आयाम। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी k a²/2t। यहाँ पर बचेगा 0 से t cos स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस फाई। इसका हमें dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। स्क्वायर टर्म का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है तो हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा cos 2 थीटा प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने पर क्या मिलेगा, k a²/2t। ठीक है, मिलेगा cos 2 थीटा की जगह पर ये पूरी चीज़ आ जाएगी ओमेगा नॉट t प्लस फाई प्लस 1/2। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें dt के रेस्पेक्ट में। 2 भी कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे k a²/4t। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 थीटा, तो यहाँ पर बनेगा sin 2 ओमेगा नॉट t प्लस फाई। ठीक है, और इसके साथ जो भी टर्म है वो नीचे आ जाएगी। तो फाई का डिफरेंशिएशन 0 होता है t के साथ ओमेगा नॉट और 2, तो अपॉन में बनेगा 2 ओमेगा नॉट। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t हो जाएगा। यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे 0 से t। लिमिट को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा sin 2 ओमेगा नॉट t प्लस फाई अपॉन 2 ओमेगा नॉट। ठीक है, प्लस t माइनस यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो sin 2 0 प्लस फाई, t को 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी अपॉन 2 ओमेगा नॉट और माइनस 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा तो हमें मिलेगा k a²/4t। यहाँ पर मुझे मिलेगा sin 2 ओमेगा नॉट t, जो हमारा टाइम पीरियड था वो था ओमेगा नॉट, जो टाइम पीरियड था वो था हमारा 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। तो यहाँ से t इंटू ओमेगा नॉट की वैल्यू मुझे 2 पाई मिलेगी। यहाँ पर इसकी जगह पर हम रखेंगे 2 पाई प्लस फाई अपॉन 2 ओमेगा नॉट प्लस t एज इट इज़, और यहाँ पर बनेगा sin 2 फाई, है ना, अपॉन 2 ओमेगा नॉट। ठीक है, 0 का 0 हो जाएगा। अब आप देखें 360 प्लस थीटा, यानी साइन के अंदर 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। ये मैं कल वीडियो में डिटेल में समझा चुकी हूँ। एक पूरा राउंड कवर करने के बाद जो एंगल की वैल्यू आती है वो बिल्कुल थीटा के बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, k a²/4t। जो 2 है वो एज इट इज़ चलेगा और 2 पाई प्लस फाई की जगह पर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन 2 ओमेगा नॉट प्लस t माइनस साइन 2 फाई अपॉन 2 ओमेगा नॉट। ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा k a²/4t इंटू t। ठीक है, यहाँ पर t से t कैंसिल हो जाएगा तो हमें वैल्यू मिलेगी k a²/4। काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू आई 1/4 k a²। अब हमने अभी जस्ट पीछे देखा है कि m/k ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हम k/m को हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर माना था, k/m। तो यहाँ से हमें k = m ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी k/m जो है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर है, तभी तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू हमने k रखी है। तो यहाँ पर हम k की जगह पर क्या रख सकते हैं, m ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू हो जाएगी 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a²। ठीक है, और हमने जो पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकाली थी वो भी यही थी, m ओमेगा नॉट स्क्वायर a²/4। इसी तरह से इंटीग्रेट करके हमने काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकाली है, वो भी क्या है, 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a²। ठीक है, अब अगर हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, टोटल एनर्जी, तो हमारी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किसके किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम दोनों की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने ये निकाली थी
इसको हम लिख लेते हैं के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। ये हमने लास्ट वीडियो में निकाली थी और आज वाले वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी की टोटल वैल्यू निकाली है 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। तो इन दोनों को जोड़ करके हम क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि 1/2 कॉमन आ रहा है, के भी कॉमन है, ए स्क्वायर भी कॉमन है, इसी तरह तो इसको कॉमन निकालेंगे के ए स्क्वायर तो बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव और यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी क्या वैल्यू होती है 1 होती है, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 1। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू मिलेगी 1/2 के ए स्क्वायर। ये होती है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की टोटल एनर्जी, या हम कह सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। यानी किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी वो उस पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। अब हम इसके ग्राफ को बनाना सीख लेते हैं। से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स को देख लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि पहले हम कुछ कंडीशंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन का क्या मतलब है, जैसे अगर हम सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल को लेकर के चले तो ये जो होगी उसकी साम्य स्थिति होगी, है ना, मीन पोजीशन। तो उस पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ पर हम एक एक करके इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज को कैलकुलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv² और वेलोसिटी की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी क्या आई थी, ओमेगा नॉट √a² - x²। तो यहाँ से v² की वैल्यू क्या मिलेगी, ओमेगा नॉट a² - x²। तो ½ mv² में v² की जगह इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर a² - x²। और अगर x 0 है, हमने देखा ना हम मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो x क्या होगा 0 होगा। उस कंडीशन में ये टर्म क्या हो जाएगी 0। तो हमें क्या मिलेगा 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a²। अब आप ध्यान से अगर देखें तो इस वाले फॉर्मूला में ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। चेंज सिर्फ क्या होती है, उसकी पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि x चेंज होता है। और अगर हमने x को ही हटा दिया, मतलब कुछ भी घटा नहीं रहे, हम इसके एम्पलीट्यूड में से कुछ भी कम नहीं कर रहे हैं, यानी ये जो वैल्यू होगी वो काइनेटिक एनर्जी की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो जब वो पार्टिकल जो है इसको हमने डिस्प्लेस किया, यहाँ तक हमने इस पर वर्क डन किया, जब इसको हम छोड़ेंगे यहाँ से तो धीरे धीरे करके उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी तक तो हम उस पर वर्क डन कर रहे थे, यानी उसकी खुद की वेलोसिटी क्या है 0 है। हमने डिस्प्लेस किया इसको तो इसकी खुद की वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। और जब हम इसको इस मीन पोजीशन से छोड़ेंगे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और जैसे वो अपनी मीन पोजीशन पर लौट करके आएगा उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी और उस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो यहाँ रुकता नहीं है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मोशन शुरू कर देता है। तो मीन पोजीशन पर जब x हमारा 0 हो, इस कंडीशन पर x 0 होता है, उस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारी मैक्सिमम होती है। लेकिन इसी पॉइंट पर जब हमने इस पर वर्क डन किया था तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। धीरे धीरे जब ये मोशन करेगा तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी होगी। तो इस वाली कंडीशन पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 kx²। x अगर 0 है तो पूरा u भी क्या हो जाएगा 0। यानी कि इस मीन पोजीशन पर जब भी वो मोशन करके मीन पोजीशन पर आ रहा है उस कंडीशन पर उसकी काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बिल्कुल 0।
ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स की, है ना, यानी कि मैक्सिमम ये यहीं तक जा सकता है, इससे आगे जाने के लिए हमने इसको फोर्स नहीं लगाया है या फिर वर्क डन उसके पास इतना ही किया गया है कि मैक्सिमम ये यहीं तक जा सकता है। तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी a यानी कि एम्पलीट्यूड के बराबर, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर। तो इस कंडीशन पर x जो होगा वो a के बराबर होगा। प्लस माइनस का क्या मतलब है, इस तरफ जाएगा तो माइनस ए, इस तरफ जाएगा तो प्लस ए, यानी दोनों ही डायरेक्शन में अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर, मैक्सिमम पोजीशन पर जब वो पहुंच जाता है, उस कंडीशन में पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हम देख ही चुके हैं। यहाँ पर a और x बराबर है तो ये माइनस होकर के क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। देख लीजिए, तो इस पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अभी तक उसने मोशन करना शुरू नहीं किया है। फिर जब वो यहाँ से मोशन करके आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उस वजह से वो उल्टी डायरेक्शन में भी क्या करने लगेगा, जाने लगेगा। और जैसे जैसे जाता जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। और इस कंडीशन पर आकर के वापस से उसकी वेलोसिटी कुछ सेकेंड्स के लिए ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करें तो x की जगह पर हमें a रखना है और x की मैक्सिमम वैल्यू भी a ही होती है, जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इस कंडीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर काइनेटिक ज़ीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पर काइनेटिक मैक्सिमम और पोटेंशियल ज़ीरो। तो इसे अगर हम ग्राफ के फॉर्मेट में प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। इसमें जो ब्लू लाइन है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है और रेड लाइन जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने देखा कि मीन पोजीशन जब x ज़ीरो हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, और जब पेंडुलम उससे इधर की तरफ मोशन करता है तब भी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी घटती जाती है। तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी घट करके ज़ीरो पर आ रही है, और उसके बाद जब वो मोशन करता हुआ फिर से इधर की तरफ जाएगा तब भी धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। तो यहाँ जाने पर भी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घट रही है। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे पार्टिकल मूव करता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती है। फिर वापस से यहाँ से अगर वो इस तरफ आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती जाती है और इस पोजीशन पर पोटेंशियल ज़ीरो हो जाती है। तो इसी ग्राफ को यहाँ दिखाया गया है। एक्सट्रीम पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते ज़ीरो हो जाती है। तो जो एनर्जी का ग्राफ होता है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, वो कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। यहाँ हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड।